Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. अभी इससे पहले जो हम सीआरपीसी का सेक्शन 167 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। बीच में मैंने काफी दिन तक सीआरपीसी को कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने लिमिटेशन एक्ट जो है पूरा कवर करवाना था और मैंने लिमिटेशन एक्ट जो है वो कवर करवा दिया है। अगर आपने लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड वीडियोस आप कंप्लीट करना चाहते हो और अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर उसे देख सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन लग चुका है। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है चैनल को, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहता है, जैसे उसमें 2-3 तरह के पैकेजेस है, उनके हिसाब से कुछ सहूलियतें दी गई हैं। तो अगर आप उन सहूलियतों को लेना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि मैडम ऐसे करके हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे जो है हमें कॉल करना है, हमें आपसे बात करनी है। तो इस प्रकार की अगर कोई फैसिलिटी अगर आप चाहते हो कि मेरे से डायरेक्ट आप बात कर सको या अपनी रिक्वेस्ट पे आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पर हमें डाउट और आप हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद जो अलग अलग पैकेजेस के हिसाब से आपको सहूलियतें मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि आप उसमें क्या 3 पैकेजेस हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड का। जो भी पैकेज आप चूज करते हो उसी तरीके से उसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो आप वो ज्वाइन बटन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर एक आपकी विश है कि आप करना चाहो, तो उससे क्या एक तरीके से मुझे भी हेल्प हो जाएगा और आपको भी उससे काफी सहूलियतें मिलने वाली है। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 168 की। ये क्या बात कर रहा है? सेक्शन 167 में हमने डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग बात की थी। ये कह रहा है कि रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, रिपोर्ट जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट हुआ था मैटर, तो वो क्या करेगा, क्या रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसको देगा। वन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एन इन्वेस्टिगेशन, अगर इस चैप्टर के तहत उसने किया है, he shall foundation shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station, जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसी ऑफिसर इंचार्ज को वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा। ये तो बात कर रहा है 168। अब बात कर रहे हैं हम 169 की। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोजर रिपोर्ट। इसे क्लोजर रिपोर्ट भी बोला जाता है। इसे क्लोजर रिपोर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या होगा, इस क्लोजर रिपोर्ट के अंदर क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से इसे क्लोजर रिपोर्ट बोला जाता है। पहले इसे हम समझ लेते हैं, फिर आपको अपने आप पे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्लोजर रिपोर्ट बोलने के पीछे क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 169 की, इट इज कॉल्ड ऑल्सो एज ए क्लोजर रिपोर्ट। इसे जो है क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। क्लोज का मतलब, क्लोजर मतलब क्लोज कर देना। इसमें क्या कहता है? इसमें यह कह रहा है कि इफ upon an investigation पर it appears to the officer in charge को ये लगता है पुलिस स्टेशन के कि there is not sufficient evidence, कि कोई भी sufficient evidences नहीं है, या reasonable ground of suspicion के हैं कि कुछ संदेह के लिए कुछ ग्राउंड है जो इस बात को उचित मानते हैं कि the forwarding the accused to magistrate, कि वो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो फॉरवर्ड करो मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के पास जो है फॉरवर्ड करे उसको, एक्यूज्ड को। सच पुलिस ऑफिसर या सच ऑफिसर इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में है व्यक्ति तो उसे रिलीज कर देगा एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड, उसका बॉन्ड भरवाकर, विद और विदाउट श्योरिटी। एज सच ऑफिसर में, जैसे ही ऑफिसर, इनकी पुलिस जो क्या करेगा, पुलिस को लगता है कि इसमें किसी प्रकार के सफिशिएंट एविडेंसेस ही नहीं है और सस्पिशन के ग्राउंड है, तो वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा और उसके लिए क्या करेगा, सच ऑफिसर उसके बाद क्या करेगा, उसको रिलीज भी कर सकता है। रिपोर्ट को तो फॉरवर्ड कर देगा और एक्यूज को रिलीज कर देगा बॉन्ड या विदाउट बॉन्ड के साथ, चाहे उसमें विदाउट श्योरिटी या श्योरिटी के साथ। एंड बिफोर ए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड, जो कोग्निजेंस ले सकता था, ले सकते हैं कि एम्पावरमेंट है, जिसके पास पावर है तो उसके पास पुलिस रिपोर्ट भेजेगा। एंड टू ट्राई द एक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल। अब क्या करेगा? टू अपियर इफ एंड वंस और रिक्वायर्ड, अगर जरूरी हो तो वो क्या कर सकता है, वहां एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने लेके आएगा। एम्पावर्ड, जिसके पास कोग्निजेंस लेने की पावर है, और ये मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो उसको अक्यूज को ट्राई करे या कमिट करे उसे ट्रायल के लिए। तो ये डिपेंड करेगा मजिस्ट्रेट पे कि क्या कहना चाह रहा है। कि पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने के बाद उसने उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। जब एफआईआर दर्ज हुई और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ
फिर एक रिपोर्ट निकल के आई, उसमें लग रहा था कि सफिशिएंट जो है एविडेंस ही नहीं है, नो सफिशिएंट एविडेंस, या मान लो सस्पिशन है किसी प्रकार का कि इसने गुनाह किया है, क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, नहीं किया, क्या करेगा, ये उसकी इच्छा है, वो क्या करेगा, सबसे पहले रिपोर्ट भेज देगा मजिस्ट्रेट को, रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। वो क्या कर सकता है, रिलीज कर देगा एक्यूज्ड को, रिलीज द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को रिलीज करेगा ऑन बॉन्ड, बॉन्ड पर, विद और विदाउट श्योरिटीज, विद और विदाउट श्योरिटीज वो उसे रिलीज कर देगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अगर लगता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करे तो करेगा, अदरवाइज रिपोर्ट जो है उसे सेंड कर देगा। तो ये कहना चाह रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर लगता है, अगर रिक्वायर्ड है तो मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश होगा, एक्यूज इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी, कोर्ट ये कह देता है कि लाए नहीं आप उस व्यक्ति को, तब जो है वहां पर उसको पेश किया जा सकता है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। ये बात कर रहा है सेक्शन 169। अब हम बात करते हैं सेक्शन 170। 170 क्या कहता है कि केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। यहां पर बात हो रही है एविडेंस अगर सफिशिएंट है तो। 169 में बात हो रही थी डेफिशिएंट की, जब एविडेंस ही नहीं है तो उस मामले में क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, और अब जो एविडेंस सफिशिएंट है तो उस मामले में क्या करेगा। तो ये जो है 170 जो काउंटर पार्ट है, किसका काउंटर पार्ट है, 169 का। तो 170 को आप लिख सकते हो, इट इज अ काउंटर पार्ट, इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ सेक्शन 169. If upon an investigation under this chapter, it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence, officer in charge को लगता है कि sufficient evidence है या reasonable grounds हैं, as aforesaid जो ऊपर बताया गया, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate. Magistrate के पास लेके जाएगा, empowered to take cognizance, जिसके पास power होगी cognizance लेने की उस offense की, upon a police report, and to try the accused, और वो उस accused का try करेगा और commit him for trial, और trial के लिए उसे भेज सकता है। और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर बेलेबल ऑफेंस है और एक्यूज जो तैयार है सिक्योरिटी देने के लिए, तो शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। कह रहा है कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा, और मजिस्ट्रेट वहां पर या तो जो खुद ट्राई करेगा केस को, या वो कमिट कर देगा, किसी और कोर्ट को भेज देगा ट्रायल के लिए। कमिट का मतलब होता है कि सुपीरियर कोर्ट को भेजेगा। वो कहने का मतलब है कि मान लीजिए जेएमआईसी है, जेएमआईसी के पास पावर नहीं है कि वो मर्डर केस का ट्रायल कर सके, तो वो क्या करेगा, इसको कमिट करेगा केस को सेशन कोर्ट में। जब सेशन कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन को जो केस भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसे कमिट बोला जाता है, तो वहां पर उसे कमिट कर देगा। और जो अगर मान लो बेलेबल ऑफेंसेस का कोई मैटर है तो उसके अंदर वो कहेगा कि आप सिक्योरिटी दीजिए, और सिक्योरिटी देने को अक्यूज तैयार है तो उसको क्या करेगा, बेल ग्रांट कर देगा। और ये कहेगा कि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसकी अटेंडेंस जरूरी है, हर तारीख पे उसे कोर्ट में आना पड़ता है और उसको आना पड़ेगा, इस कंडीशन पे उसको बेल दी जा सकती है। सेकंड क्लॉज कहता है, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स एन अक्यूज्ड पर्सन टू मजिस्ट्रेट और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may necessary to produce before him, and shall require the complainant and so many of the person who appear of such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he thinks fit, to execute a bond to appear before magistrate as thereby directed, and prosecute to give evidence in the matter of charge against the accused. ये क्या बात कह रहा है कि जब ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है कि जब उसने क्या करा, फॉरवर्ड कर दिया अक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको बेल मिल गई है, इस एंड मजिस्ट्रेट को पास भेजेगा कोई भी अगर वेपन है उससे रिलेटेड, कोई मान लो मर्डर वेपन है और अदर आर्टिकल है जो नेसेसरी है कि उसके सामने प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने, और कंप्लेनेंट को भी वहां प्रोड्यूस करेगा अगर कोई है तो, एंड सो मैनी ऑफ द पर्सन, और दूसरे कोई व्यक्ति जो है वो अपीयर टू सच पर्सन, जो उस ऑफिसर के पास आए थे या जो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स थे, जो भी गवाह वगैरह थे, तो अगर लगता है कि उनसे भी बॉन्ड भरवाया जाए कि वो फर्दर जो है मना नहीं करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने आने के लिए, अपने एविडेंस देने के लिए, तो ये भी पावर जो है पुलिस ऑफिसर कह सकता है कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट जो है उसकी ऑर्डर भी कर सकता है। पर मोस्टली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कोर्ट्स में होता भी है।
ठीक है। थर्ड क्लॉज ये कहता है कि द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम को अगर लगता है कि बॉन्ड दे दिया गया है, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड, उस कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, उस कोर्ट के अंदर कौन अदर कोर्ट भी मिलेगी, एनी कोर्ट टू बी सच मजिस्ट्रेट में रेफर द केस फॉर इंक्वायरी ट्रायल। मान लीजिए सीजीएम है और वो आगे किसी और कोर्ट को इंक्वायरी और ट्रायल के लिए भेज देता है, तो रीजनेबल नोटिस भी देगा उस कंप्लेनेंट को पर्सनली वहां पेश होने के लिए कि सीजीएम के पास मैटर आ गया, सीजीएम ने आगे क्या कर दिया, लोअर कोर्ट को जो है, लोअर जो मजिस्ट्रेट था उसको ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पर भी कंप्लेनेंट को भी एक नोटिस जाएगा और दूसरे व्यक्तियों को भी। द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर ए कॉपी देयरऑफ वन ऑफ द पर्संस हु एग्जीक्यूटेड इट। और ऑफिसर जिसकी प्रेजेंस में वो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया गया था, वो क्या करेगा, एक कॉपी जो है डिलीवर कर देगा उस व्यक्ति को जिसने उसे एग्जीक्यूट किया, एंड शैल देन सेंड और मजिस्ट्रेट को ओरिजिनल के साथ वहां पर भेज देगा। ये है सिंपल सा प्रोविजन। मेंस में बहुत कम पूछा जाता है इससे रिलेटेड। प्री के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 169 क्या है, 170 क्या है, 169 का काउंटर पार्ट कौन सा है और बेल कौन से प्रोविजन में कहां दी जाएगी, कहां पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है। सीजीएम के पास अगर सीजीएम ने आगे केस ट्रांसफर किया है तो उसमें कंप्लेनेंट और विटनेसेस का क्या रोल है, किस प्रकार से उन्हें नोटिस जाएगा इंक्वायरी और ट्रायल के हिसाब से। अब हम बात करते हैं सेक्शन 171, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रेन। जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस है ना, उनको ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर के साथ में रहे, एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रेन, और उनको किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट है या विटनेसेस है, ऑन इज वे टू एनी कोर्ट, वो कोर्ट में आ रहे हैं, शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी या पुलिस ऑफिसर, उनका ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर के साथ ही कोर्ट में आएंगे। शैल बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेन और इनकन्वीनियंस। अगर मान लो उनको जानबूझकर पुलिस ये कहते हैं कि आपको हमारी गाड़ी में चलना पड़ेगा और बिना फालतू का उसे रिस्ट्रेन करते हैं और उनको कोई इनकन्वीनियंस होती है, और रिक्वायर्ड टू गिव एनी सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज बॉन्ड, अगर मान लो लगता है तो ऐसे व्यक्ति की जो है वहां पर कोर्ट में सिक्योरिटी ली जा सकती है। कहने का मतलब है कि कोई भी कंप्लेनेंट है या विटनेस है, अगर रास्ते में कोर्ट में आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के साथ भी आए, लेकिन वो प्रेजेंट होंगे और उनको जो है नोटिस भी उस बात का जाएगा कि आपको कोर्ट में इस डेट को पेश होना है। प्रोवाइजो कहता है कि इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेसेस, कोई भी शिकायत करता या गवाह रिफ्यूज करता है अटेंड करने के लिए कोर्ट को, या वो एग्जीक्यूट और बॉन्ड को रिफ्यूज करता है अंडर सेक्शन 170 के तहत, जो उसको कोई बॉन्ड दिया गया कि फ्यूचर में जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा, द ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन क्या करेगा, उसे कस्टडी में लेके आएगा मजिस्ट्रेट के, हु में डिटेन, वो उसे चाहे तो उसे कस्टडी में रख सकता है जब तक कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करवाए और जब तक कि जो केस की हियरिंग है वो कंप्लीट ना हो जाए। कहने का मतलब है सेक्शन 170 में ये बात कही गई, जो विटनेस है और जो कंप्लेनेंट है उनको क्या है, एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि वो जब भी कोर्ट में जरूरत पड़ेगी उनको नोटिस मिलेगा और वो कोर्ट में आएंगे। 171 ये कहता है कि अगर वो कोर्ट में नहीं आते हैं तो उनको फिर बाद में कस्टडी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, और हो सकता है कि मजिस्ट्रेट उनको कस्टडी में भी भेज दे और या भी बॉन्ड भरवाने के लिए उन्हें कह सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन 168 से 171, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या इंटरव्यू में भी इनसे रिलेटेड क्या पता आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगा कोई भी वीडियो अपलोड होने के रिगार्डिंग तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।